वेलकम टू A1IS इंस्टीट्यूट। दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट कवर करने जा रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग का। एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है? एक ये कल्चरल कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? कल्चरल कॉन्सेप्ट। इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट। यदि इंडिया में देखा जाए तो इसका इवॉल्व हुआ है सिंस 1850s। और इसका फाइनल कल्मिनेशन मिलता है देखने को विद द फॉर्मेशन ऑफ INC इन 1885। एक फीलिंग है ये, इट इज अ स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। स्ट्रॉन्ग प्राइड लेता है। इट इज अ फीलिंग ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग प्राइड एंड यूनिटी टू लैंड। यानी कि इसी लैंड का हम भी हिस्सा है, हम भी सेम फैमिली मेंबर का हिस्सा है जी। सेम फैमिली, चाहे कोई बंगाल में रहे, चाहे कोई सिक्किम में रहे, चाहे कोई केरल में रहे, सभी लोग इंडियन है। दैट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग सेम फैमिली फीलिंग। तो नेशनलिज्म क्या है? एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है। ये कब इवॉल्व हुआ है? 1850 से इवॉल्व हुआ और फाइनल कन्विनेशन हमें देखने को मिलता है विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जब पुलवामा का अटैक हुआ था या गालवन क्लैश हुआ था, तो हम लोग बिहार में बैठे हुए थे, कोई मद्रास में बैठा हुआ था, बट उसको भी फील हो रहा था। समझ गए? दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यानी कि इस लैंड का हम भी हिस्सा है। क्या है? हम एक बड़ा परिवार का हिस्सा है। यदि किसी को कुछ हो जाता है तो इम्पैक्ट दूसरे को भी पड़ेगा। इट इज ऑल अबाउट योर फर्टेनिटी। फर्टेनिटी वाला जो फीलिंग है, यूनिटी वाला फीलिंग है, उसको ये होल्ड करता है। तो स्ट्रॉन्ग प्राइड एंड यूनिटी टू लैंड। लैंड क्या है? माता है। लैंड क्या है? मदर लैंड है। एंड बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। तो ये क्या है? नेशनलिज्म है, बिल्कुल। तो आज के क्लास में हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखने जा रहे हैं। एंड बिफोर डैट वी हैव कवर्ड नेशनलिज्म। सो भारत में, इंडिया में क्या रीजन रहा है? कॉजेस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। द फर्स्ट रीजन, that is British exploitative rule। only for colonial interest। यानी कि ये जो अंग्रेज है, ये भारत में आया था, तो इससे कोई भारतीय को फायदा नहीं हुआ है जी। इससे क्या हुआ? अंग्रेजी ही फायदा उठाए हैं, हमें नुकसान हुआ है, हमें झेलना पड़ा है। अंग्रेजी ने क्या किया? इंडियंस को दबाया है, दपोचा। तो जब दपोचा जाएगा, जब दबाया जाएगा, तो एक समय आएगा विद्रोह होगा जी। समझे? बट विद्रोह से पहले एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट होगा लोगों के बीच में। तो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेटिव रूल के वजह से इंडियन रिसेंटमेंट शुरू हो जाएगा। इंडियंस लोग रिसेंट करना शुरू कर देंगे और यहाँ से कॉन्सेप्ट आ जाएगा नेशनलिज्म का। यस, ये लैंड मेरा है, अंग्रेज लोग बाहर से आए हैं, इसको हमें खदेड़ना होगा। नंबर टू, दैट इज अ रोल प्लेड बाय रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। रोल ऑफ प्रेस, न्यूज़पेपर, इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इससे क्या होगा? जो पॉलिटिकल आइडियाज है लीडर्स का, वो एक्सचेंज होगा, मासेस तक पहुंचेगा जी। जब मासेस तक पहुंचेगा तो मासेस के तरफ से भी एक रिएक्शन, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलेगा अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अगेंस्ट ब्रिटिश रूल।
Number 3, rise of Indian middle class, rise of educated Indian middle class, educated Indian middle class. अब मिडिल क्लास से भी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं. WC बनर्जी, SN बनर्जी, RC दत्त, ऐसे लोग मिडिल क्लास से आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा प्रेरणा का काम करेंगे बाकी लोगों के लिए, और ये अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से इंडियन इंटरेस्ट को उठाएंगे, इंडियन इंटरेस्ट को रेज्ड करेंगे. ब्रिटिश का ये जो पॉलिसी है, रिएक्शनरी पॉलिसी, ब्रिटिश का ये जो रिएक्शनरी पॉलिसीज है, इसके वजह से भी कहीं ना कहीं इंडियंस को ऐसा इम्पैक्ट करेगा जिसके वजह से नेशनलिज्म इमर्ज्ड होगा. लाइक व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, यानी कि गोरे लोग आए हिंदुस्तान में इंडियंस को दिया दिखाने के लिए, इंडियंस को रास्ता दिखाने के लिए. बताइए, गांधी जी ने तो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था. गांधी जी ने कहा ये सब ढकोसला है, फालतू का बात है ये सब. व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 बाय लॉर्ड लिट्टन, और जिसके वजह से शिशिर कुमार घोष का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, बंगाली न्यूज़पेपर, अमृता बाजार पत्रिका को रातों रात इंग्लिश में चेंज करना पड़ा था. तो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब हुआ था? 1884 को. और इल्बर्ट बिल में क्या था? इल्बर्ट थे जो गवर्नर जनरल, यानी कि रिपन के लॉ मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव के लॉ मेंबर थे. उन्होंने ये बिल, लॉ मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव का नहीं, लेजिस्लेटिव का. तो लॉ मेंबर ने क्या किया था? ये पास किया था, बिल पास किया था, जिसके तहत इंडियन जजेस भी वो कॉम्पिटेंट है कि यूरोपियंस का वो क्या कर सकते हैं, जजमेंट ले सकते हैं, जजमेंट को सुना सकते हैं. अलग बात है कि ये बिल विड्रॉ हो गया, बट इसने कहीं ना कहीं इंडियन सेंटिमेंट्स को एक नया दिशा दिया है कि देखो अंग्रेज कैसे हैं कि हमारे भारतीय पढ़े लिखे भारतीय क्या जज नहीं बन सकते हैं, क्या इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो फैसला सुना सकते हैं यूरोपियंस के लिए. तो ये बिल भले ही ड्रॉप हो गया, बट इसने एक नया दिशा दिया है इंडियन सेंटिमेंट्स को. समझ गए? तो ये सब रिएक्शनरी पॉलिसीज है जिसके वजह से कहीं ना कहीं इंडियंस के अंदर एक मैसेज जाएगा, और मैसेज क्या करेगा कि नेशनलिज्म का बीज बोएगा. और जब नेशनलिज्म का बीज बोएगा तो जाहिर सी बात है, एनिमी कौन है? एनिमी ब्रिटिश है. तो ब्रिटिश के अगेंस्ट ये सभी चीज, ठीक है, एक तूफान के रूप में नेगेटिव साबित होगा ब्रिटिश के लिए. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया. ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ है भारत में, इसके वजह से कहीं ना कहीं जो समाज अलग अलग भाग में बिखरा हुआ था, जो समाज बैकवर्ड लुकिंग था, वो सभी लोग फॉरवर्ड हो गए. समझ गए? और इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल यूनिटी क्रिएट हुआ. कल्चरल यूनिटी, और कल्चरल यूनिटी बहुत जरूरी है किसके लिए? नेशनलिज्म के लिए. तो कल्चरल यूनिटी एक्चुअली प्रीकर्सर है, प्री कंडीशन है नेशनलिज्म के लिए, और ये कंडीशन फुलफिल हो गया था बिकॉज ऑफ द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया फॉर हिंदूज, मुस्लिम्स, पारसीज एंड सिख्स. और कुछ इंटरनेशनल हैपनिंग भी, इंटरनेशनल इवेंट. जाहिर सी बात है, यदि बाहर कुछ होगा तो उसका असर तो भारत पे पड़ेगा ही पड़ेगा. तो इंटरनेशनल इवेंट भी
इवेंट्स भी, जैसे एग्जाम्पल ग्रीस, उस समय ग्रीस में भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। सिमिलरली इटली, सॉरी, नॉर्दर्न आयरलैंड, जैसे इंटरनेशनल इवेंट देखा जाए तो ग्रीस में भी लिबरेशन वार हो रहे थे, आयरलैंड में भी लिबरेशन वार हो रहे थे, समझ गए। आयरलैंड से एनी बेसेंट थी और यहाँ इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रही थी, इंडियंस के लिए बहुत सुंदर काम कर रही थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी मेंबर रही है और आईएनसी की भी मेंबर रही है वो। तो इंटरनेशनल इवेंट जैसे ग्रीस का लिबरेशन ऑफ वार होना, आयरलैंड में होना, तो ये काफ़ी हद तक भारत को भी इम्पैक्ट करेगा। तो दिस वॉज द रीजन्स फॉर द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री कांग्रेस एसोसिएशन इन इंडिया। यानी कांग्रेस बनने से पहले भारत में कौन से एसोसिएशन प्रेजेंट थे। इसको भी दो भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी और ये सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 1850 से पहले या उसके आसपास, और ये क्या 1850 के बाद। देखिए 1850 से पहले जितने भी एसोसिएशन हुए हैं, जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन हुए हैं, सब में डोमिनेट किया है वेल्दी क्लास, डोमिनेटेड बाय लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी क्लास एंड वेल्दी क्लास। मिडिल क्लास नहीं था जी, वेल्दी क्लास। जैसे एग्जाम्पल एक बना था जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल में एसोसिएशन बना था जमींदारी एसोसिएशन। ये कब की बात है? 1831 का। किसने बनाया था इसको? द्वारकानाथ टैगोर। बिल्कुल, इसका तौर तरीका क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। और द्वारकानाथ टैगोर कौन है? द्वारकानाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर हुए जी, ठीक है, और देवेंद्रनाथ टैगोर के फादर हुए ये द्वारकानाथ टैगोर। मैं कई बार बोल चुका हूँ लेक्चर में, टैगोर जो फैमिली है बहुत ही स्पेशल फैमिली है भारत के लिए। चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे देवेंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे द्वारकानाथ टैगोर हो, तब सभी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग अलग फेज में भारत के लिए काम किया है। या फिर सुरेंद्रनाथ टैगोर भी क्या है? फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट बने थे। यस। उसके बाद देखेंगे एक 1851 में भी 1851 में भी एक एसोसिएशन बना था, डेट इज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन 1851। इसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था, हाँ, इनके जो प्रेसिडेंट थे एंड इनके जो जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे जनरल सेक्रेटरी थे द्वारकानाथ के जो बेटे हो गए देवेंद्रनाथ टैगोर, एंड प्रेसिडेंट थे आपके धर्म सभा के जो फाउंडर है राधाकांत देव। तो राधाकांत देव इसके प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, और जनरल सेक्रेटरी कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या देखा? 1850 से पहले क्या क्या एसोसिएशन बना भारत में? जमींदारी एसोसिएशन एंड ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब देखेंगे सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एसोसिएशन बना, दैट इज इंडियन लीग। इंडियन लीग कब बना? 1875 में। किसने बनाया जी? शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग को बनाया। वही शिशिर कुमार घोष का बात कर रहा हूँ जी, जिनका अमृता बाजार पत्रिका 1878 में बंगाली से ओवरनाइट क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 बाय लॉर्ड लिटन। तो और भी एसोसिएशन देखना है हमें 1850 के बाद, और भी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन रहा पोस्ट 1850। जैसे एग्जांपल एक हो गया इंडियन लीग, करेक्ट। सेकेंड देखेंगे हम लोग
इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑल्सो नोन एज, इस एसोसिएशन को कहा जाता है ऑल्सो नोन एज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अब की बात है ये 1876 किसने बनाया था ये एसोसिएशन? ये एसोसिएशन बनाए थे एस एन बनर्जी। एस एन बनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस एन बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। तो इन बहुत ही पायनियर रहे हैं एस एन बनर्जी, और ये एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली एसोसिएशन प्रीकर्सर है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, प्रीकर्सर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनेगा, उससे पहले ढांचा क्या होगा, उसका रूप क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पूरी तरीके से तय हो गया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन में, जिसके संस्थापक हैं एस एन बनर्जी। कब बना था ये? 1876 में बना था। कहाँ बना था? कलकत्ता में। अब देखेंगे ऑन सिमिलर, चलिए कलकत्ता में तो बन गया, अब मद्रास में देखते हैं। मद्रास महाजन, मद्रास महाजन सभा। अब की बात है ये 1884। इसके जो फाउंडर रहे थे, जितने भी शुरुआत के फाउंडर रहे हैं, चाहे चाहे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का बात हो, जितने भी शुरुआत के रहेंगे वो सभी मॉडरेट्स रहेंगे। इसमें जी सुब्रमण्यम, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, वीरा एम वीरा राघवाचारी, राघवाचार्यन। ये सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं मद्रास के। जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, एम वीरा राघवाचार्यन, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज एस राधा स्वामी, एस राधा स्वामी मेडलियर, मडलियर। तो एस राधा स्वामी हो गए, वीरा राघवाचार्यन हो गए, पी आनंद चार्लू हो गए, जी सुब्रमण्यम अय्यर हो गए। ये शुरुआत के लीडर्स रहे हैं, और इन्होंने क्या किया? मद्रास महाजन सभा को बनाया था। कहाँ पे? मद्रास में, इन 1884। ये आईएनसी बनने से पहले की बात है ये। MUDLIAR, मोडलियर। नेक्स्ट वन दैट इज बॉम्बे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये कब बना? 1885 में, बट आईएनसी से पहले। और इसके जो लीडर्स होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फिरोज शाह, फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग, एंड बदरुद्दीन त्याबजी, बदरुद्दीन त्याबजी। बदरुद्दीन त्याबजी फर्स्ट इंडियन मुस्लिम लीडर है जो कि प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी का। और कहाँ पे बने थे प्रेसिडेंट आईएनसी का? 1887 में, मद्रास सेशन में। ये आईएनसी का थर्ड सेशन था जी, थर्ड सेशन। तो समझ गए, ये अर्ली डेवलपमेंट है, आईएनसी बनने से पहले का डेवलपमेंट है ये। मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कब बना? ये बना है 28 दिसंबर
1885 को फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ? गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज ऑफ बॉम्बे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, that is उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और तो जनरल सेक्रेटरी थे जी, जनरल सेक्रेटरी कौन थे? एओ हुम। और एओ हुम ने ही इसको बनाया है जी। एओ हुम कौन है? रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, बिल्कुल ये IRS का नौकरी करते थे उत्तराखंड में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थे ये एओ हुम। तो इस सेशन को अटेंड करने के लिए 72 डेलीगेट्स आए थे भारत से, अलग अलग जगह से 72 डेलीगेट्स। और ये सेशन चला था 3 दिन के लिए, 28, 29 और 30 के लिए, समझ गए? तो फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट से भी। और इसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे थे? WC बनर्जी। जहाँ तक सवाल है सेकंड सेशन का, सेकंड सेशन INC का जो सेकंड सेशन हुआ, कहाँ पे हुआ? ये कलकत्ता में हुआ है, कलकत्ता में। और इसके जो प्रेसिडेंट होंगे, इसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी। और 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना तो उस समय भारत के जो वॉइस रॉय थे, गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन ने यहाँ तक कह दिया कि ये INC के जो लीडर्स है वो सब डिसलॉयल बाबूज लोग हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि ये जो INC जो असेंबली है वो एक तरह से मिर्गी लगा हुआ एसोसिएशन है ये, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ने तो हद ही पार कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि ये अपने लास्ट स्टेज पे है और इसका सैड डिमाइस करना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तो ये कर्जन ने कहा था। इनफैक्ट INC के ऊपर बहुत कुछ कहा है। लाला लाजपत राय जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे, उन्होंने भी बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कहा है INC के लिए। उन्होंने कहा है कि ये जो INC बना है लोग ने नहीं बनाया है, ना ही ठीक से प्लान है, ना ही ठीक से डिवाइज्ड है। तो थोड़ा क्रिटिकल थे लाला लाजपत राय INC के, स्पेशली जो मॉडरेट जो लीडर्स थे उनके लिए, ये समझ गए। हाँ, कुछ कुछ सेशन हमें याद रखना होगा, जैसे फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन कंप्लीट हो गया। जैसे एग्जांपल एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जो प्रेसिडेंट बनी थी वो 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो एनी बेसेंट 1917 में, 1917 में, करेक्ट, 1917 में जो INC का सेशन था उसमें प्रेसिडेंट बनी है, उसमें प्रेसिडेंट बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो एनी बेसेंट इज द फर्स्ट लेडी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। कब बनी है? 1917 में, 1917 में। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? ये सेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू INC की प्रेसिडेंट बनी है, यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है ये। और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी थी INC का वो थी सरोजिनी नायडू। कब बनी थी ये बनी थी 1925 में। 1925 का जो सेशन था उसमें बनी थी। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था जी? ये सेशन हुआ था कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। एक सेशन हमें और याद रखना चाहिए 1912 का। ये जो सेशन हुआ था ये बांकीपुर में हुआ था, पटना में हुआ था, बांकीपुर, पटना में।
अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक रूल था कि यदि मान लीजिए कि आईएनसी का सेशन हो तो वहाँ का लीडर प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, यदि कलकत्ता में सेशन हो रहा है तो कलकत्ता के लीडर प्रेसिडेंट नहीं हो सकते हैं। बम्बई में यदि सेशन हो रहा है तो बम्बई के लीडर प्रेसिडेंट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए बांकीपुर में भी जो पटना में जो सेशन होगा 1912 में आईएनसी का, इसमें भी बिहार के लीडर्स नहीं हो सकते। इसलिए ये लीडर्स कहाँ से थे? मुधेलकर, R.N. मुधेलकर, ये कहाँ से थे? ये आपके थे अमरावती से, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश से। ठीक है, उस समय हम लोग कह सकते हैं मद्रास से। तो आर एन मुढेलकर 1912 के सेशन में प्रेसिडेंट बने थे। और कहाँ पे हुआ था ये? बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर मतलब पटना में हुआ था ये। तो ऐसा और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं हम लोग गांधी जी का। गांधी जी भी एक बार प्रेसिडेंट बने थे। आईएनसी सेशन के एक बार प्रेसिडेंट बने हैं। कब की बात है ये? 1924 का। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? ये सेशन हुआ था बेलगांव में। कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में। बेलगांव कहाँ पे है? अभी कह सकते हैं हम लोग अभी कह सकते हैं महाराष्ट्र में, बट उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी बेलगांव में हुआ था ये। तो गांधी जी एक ही बार आईएनसी के प्रेसिडेंट भी रहे, ओनली वन टाइम। अच्छा, जो एओ हुम है, जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, जिसने आईएनसी का गठन किया, वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं रहे आईएनसी का। बस वो फर्स्ट टाइम क्या थे? जनरल सेक्रेटरी थे। तो गांधी जी स्वयं भी प्रेसिडेंट बने हैं आईएनसी सेशन का। कब? बेलगांव में। पीरियड क्या है? 1924। और एक सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में, डेट इज अ सेशन ऑफ 1936। ये 1936 का जो सेशन हुआ था कहाँ पे? फैजपुर में। कहाँ पे हुआ था जी? फैजपुर। और यहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा का मुद्दा उठाया गया था। ऑल इंडिया किसान सभा का मुद्दा भी उठाया गया था। और ऑल इंडिया किसान सभा बनाने वाले स्वयं स्वामी सजानंद सरस्वती थे, जो बिहार से आते थे। ऑल इंडियन किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा। और आईएनसी की हिस्ट्री में एक फैजपुरी सेशन है कि जो विलेज में हुआ था जी। ये विलेज सेशन है, गांव में हुआ था ये सेशन। अब फैजपुर कहाँ पे है? उस समय का बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अभी कहाँ पे है? मद्रास में। अभी कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। बिल्कुल बेलगांव के पास ही है फैजपुर भी। बेलगांव के पास ही है फैजपुर भी। समझ गए? यस, वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, लॉट ऑफ डेटास। ठीक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हो गया। अब समझते हैं फेजेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो फर्स्ट फेज होगा जी, फर्स्ट फेज होगा मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज ये कब स्टार्ट होगा? जब आईएनसी बना 1885 से लेके 1906 तक, स्वदेशी मूवमेंट तक जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल तक। सेकेंड वन, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज होगा आपका 1906 के बाद। 1906 के बाद, आफ्टर 1906, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद। एंड जो थर्ड फेज होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांधीयन फेज। गांधी जी आएंगे और गांधी जी आज़ादी दिलाएंगे। गांधीयन फेज। तो गांधीयन फेज स्टार्ट होता है चंपारण सत्याग्रह से 1917 से, और ये कहाँ तक जाएगा? 1947 तक जाएगा। तब तक जाएगा जब तक भारत को आज़ादी ना मिल जाए। तो मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन फेज। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, मॉडरेट फेज। जैसे मॉडरेट लीडर्स का बात किया जाए तो जो शुरुआत के थे, जैसे मद्रास महाजन सभा बना, करेक्ट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना, उससे पहले एस.एन. बनर्जी का इंडियन नेशनल एसोसिएशन बना। वो सभी जो लीडर्स थे, शुरुआत के जितने भी लीडर्स थे, वो सभी क्या थे? मॉडरेट्स थे। समझ गए? तो सभी मॉडरेट्स थे।
इनका जो स्ट्रैटेजी था, इनका जो स्ट्रैटेजी था वो 3P था जी। 3P, 3P का मतलब क्या है? प्रेयर, ब्रिटिश को प्रेयर करना, अर्जी लगाना, पिटीशन लगाना और प्रोटेस्ट करना। अब बट प्रोटेस्ट क्या है? संवैधानिक प्रोटेस्ट है, ये डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है, ये समझ गए? ये स्ट्रैटेजी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाले लोग सब है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ये लिखने में पढ़ने में विश्वास करते हैं, ये मास कांटेक्ट नहीं करते हैं, मासेस पे यकीन नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, मासेस को अभी समझ में नहीं आएगा कि ब्रिटिश का रूल क्या है, ब्रिटिश क्या है। और बिल्कुल ये बात तो है कि मॉडरेट लीडर जो थे वो इंग्लिश एजुकेशन को सबसे इंपॉर्टेंट समझते थे। ब्रिटेन को अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते थे जी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते थे, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और इंग्लिश एजुकेशन को कहते थे कि सबसे बेस्ट है ये। और मास कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं था, बैठ के अपना चेयर में अपना ऑफिस में काम किए जा रहे हैं, बट मास से कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये मॉडरेट फेज हुआ, मॉडरेट फेज का स्ट्रेटेजी हो गया। बिल्कुल ब्रिटिश तो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ब्रिटिश क्या करेगा यहाँ पे? कैरेट और स्टिक पॉलिसी का यूज करेगा। गाजर खिलाएगा किसको? मॉडरेट लीडर्स को, और स्टिक किसको मारेगा? एक्सट्रीमिस्ट को मारेगा। समझ गए? ताकि डिवाइड एंड रूल वाला जो ब्रिटिश का है वो कैरी फॉरवर्ड हो सके, वो आगे बढ़ सके। हिंदू मुस्लिम के साथ तो किया ही किया है ब्रिटिश ने, साथ साथ उसने मॉडरेट लीडर्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर के बीच में भी खाई क्रिएट किया। और जो एक्सट्रीमिस्ट लोग, इनका अलग सोच है जी। एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स है, एक्सट्रीमिस्ट जो फेज होगा, इसमें जो लीडर्स होंगे, पीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, ये लोग का सोच अलग है। ये बात करेंगे पैसिव रेजिस्टेंस का जी, ये बात करेंगे पैसिव रेजिस्टेंस का। ये लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का। एक्स्ट्रा तो ये नहीं कि संवैधानिक तरीके से ही चले, ये लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा रिफ्यूज़ करना, ब्रिटिश का जो भी सर्विस उसको रिफ्यूज़ करना, ताकि ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, चरमरा जाए, पूरी तरीके बर्बाद हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए। जैसे एग्जाम्पल, जो ब्रिटिश का लॉ है, जो ब्रिटिश का जो कॉलेज है, ब्रिटिश का जो भी व्यवस्था है, उसको क्या करना है? रिफ्यूज़ करना, जाना ही नहीं है। यदि स्कूल है तो उसमें पढ़ाने नहीं जाना है, यदि स्कूल है तो जो स्टूडेंट है उसको स्कूल ही नहीं जाना है, यानी कि बॉयकॉट करो। समझे? स्वदेशी बॉयकॉट, यानी कि फॉरेन जो क्लोथ है उसको बॉयकॉट कर दो, स्वदेशी कपड़ा पहनो। इसलिए तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1906 में बंगाल में, समझे? और ये सबसे बड़ा रीजन बना है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का कन्फ्लिक्ट का, समझेंगे आने वाले समय में। तो स्वदेशी बॉयकॉट हो गया, पूरा अपोज करना है, पूरा अपोज करना है स्कूल एंड कॉलेजेस, नहीं जाना है, रिफ्यूज टू गो स्कूल एंड कॉलेजेस। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अंग्रेज को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स अंडर पैसिव रेजिस्टेंस। दुकान को घेर लेना है, पिकेटिंग करना है, दुकान को नुकसान नहीं करना है बट घेर लेना है, ताकि कोई लोग पहुंचे नहीं दुकान में खरीदने के लिए। यदि मान लीजिए फॉरेन क्लोथ है, मान लीजिए लिकर शॉप है, तो दुकान को घेर लो, कोई पहुंचेगा ही नहीं खरीदने के लिए। तो ये तरीका था। और बिल्कुल ये मिलिटेंट नेशनलिज्म, बट हमें याद होना चाहिए नॉन वायलेंट है, अनलाइक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। ये क्या है? नॉन वायलेंट है, ये सेकुलर है जी। बट देखिए इसमें क्या हुआ, जैसे पीजी तिलक ने कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एक्सट्रीमिस्ट फेज में। इन्होंने गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था महाराष्ट्र में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। कब की बात है ये? 1893 का। और ये परंपरा अभी तक चल रहा है, करेक्ट? तो ये रिलीजियस चीज़ों को लेके पॉलिटिकल कॉज को उठाना चाहते थे, ताकि लोग असेंबल होंगे तो फिर बहुत सारा बात होगा देश के लिए। उसी तरह शिवाजी फेस्टिवल,
इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया। कब? 1895 में। 1895 में, जहाँ पे इन्होंने ये बात को स्पष्ट किया कि शिवाजी ने अफजल खान को सही किया मार के। ठीक है, तो ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू नेशनलिज्म है ये देखने को मिलता है एक्सट्रीम फेज में भी, तो इसलिए थोड़ा मुस्लिम एलिनेट फील करेंगे इससे, समझ गए। अरविंदो घोष, अरविंदो घोष ने एक बहुत सुंदर एक पब्लिकेशन लिखा था, न्यू लैम्प्स, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, यानी कि नया दिया है ओल्ड के लिए। ओल्ड किसको बोला जा रहा है? मॉडरेट लीडर्स लोग को बोला जा रहा है, जो मॉडरेट पॉलिटिक्स कर रहे थे। किसने लिखा था? ये अरविंदो घोष ने लिखा था। इनफैक्ट अश्वनी कुमार दत्ता, अश्वनी कुमार दत्ता ने एक लिखा था, एक कमेंट किया था, 3 डे स्पेक्टेटर। कौन से सेशन को जी? जो 1897 में हुआ था सेशन, उस सेशन को, समझे। 1897 में जो सेशन हुआ था, जो सेशन हुआ था उसके, हाँ, इंडियन नेशनल सेशन हुआ था, उसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सी शंकरन, सी शंकरन नायर। और कहाँ पे हुआ था? ये मद्रास में हुआ था। तो इन्होंने कहा कि 3 दिन का तमाशा है ये। ठीक है, अश्वनी कुमार दत्ता ने कहा था। किसको? 1897 के तमाशा को, 1897 के सेशन को। अब बिल्कुल इस 3 डे स्पेक्टेटर, ये सेम चीज जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था। कब कहा था? 1939 के सेशन के आसपास जो सेशन हुआ था, वही 1939 का सेशन ही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, बट पिता भी सीतारामैया को सपोर्ट कर रहे थे, गांधी जी। तो वहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ था, इसलिए वहाँ पे भी सेम कमेंट आया था, 3 डे स्पेक्टेटर। बट पहली बार भारत में 3 डे स्पेक्टेटर बोलने वाले कौन थे? अश्वनी कुमार दत्ता। और कौन से सेशन को बोला गया था? 1897 सेशन, जिसमें प्रेसिडेंट थे सी शंकरन नायर। सी शंकरन नायर का खास बात यह है कि ये केरल से बिलोंग करते थे, और अभी तक हिंदुस्तान में मात्र एक यही लीडर हुए जिसने केरल को रिप्रेजेंट किया आईएनसी में एज अ प्रेसिडेंट के रूप में, समझ गए। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिया था, प्रोपाउंडेड बाय लाला लाजपत राय। और बिल्कुल आरसी दत्त ने भी सपोर्ट किया था इस चीज को। आरसी दत्त ने भी कहा कि बात तो सही बोल रहे, इन्होंने भी कहा कि यस, ये कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। समझते हैं इसका मतलब क्या है? देखिए, लाला लाजपत राय को लगा कि ये जो आईएनसी बना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना है, बनाया तो किसने? ब्रिटिश नहीं बनाया, एओहोम नहीं बनाया। तो ब्रिटिश ने जानबूझ के बनाया है ताकि जो इंडियंस में जो नेशनलिज्म के जो गुबार उठ रहे हैं, जो तूफान उठ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 फिर से हो जाए। तो इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया? एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बनाया ताकि प्रेशर हो तो आराम से रिलीज हो जाए। जैसे कुकर होता है जी, जब कुकर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो सीढ़ी खुल जाएगा ना, सीढ़ी ओपन हो जाएगा, उससे गैस निकल जाता है। तो सिमिलरली लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें ये कहा था कि जो आईएनसी बना 1885 में, बनाया तो अंग्रेज नहीं, एओहोम नहीं बनाया, इसलिए बनाया है ताकि इंडियंस के अंदर जो प्रेशर है वो ऐसे रिलीज हो जाए, समझ गए। बट हमें ये समझना होगा, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, ये थ्योरी गॉट रिजेक्टेड। और इसका वाजिब रीजन है, क्यों? क्योंकि जो करस्पॉन्डेंस मिले हैं, यानी कि उस समय के जो वाइस रॉय थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन और एओहोम का जो संवाद हुआ था, उससे ये साफ साफ पता चलता है कि एओहोम सब बात नहीं मान रहे थे, वॉइस रॉय का हर चीज़ को मान नहीं रहे थे। इसलिए कहीं ना कहीं एओहोम का अपना भी स्टैंड वहाँ देखने को मिलता है। इसलिए सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, इसको नकार दिया गया कि ऐसा नहीं है। एओहोम ने, तो सवाल ये उठता है तो फिर एओहोम ने क्यों बनाया? तो एओहोम ने इसलिए बनाया, और इंडियन लीडर्स इसलिए भी चाह रहे थे कि एओहोम बनाए, क्योंकि वो अंग्रेज है। तो वो लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इंडियन लीडर्स उसको यूज़ करना चाहते थे कि कुछ भी बात होगा तो एओहोम संभाल लेगा, बाकी लीडर्स, इंडियन लीडर्स बच जाएंगे। क्यों? इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश के मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कि भाई ये एसोसिएशन बनाने वाला हमारा ब्रिटिश का ही आदमी है, अंग्रेज लोग ही है, तो क्या दिक्कत था।
इसलिए वो लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में एओ होम को यूज किया है इंडियन लीडर्स ने, समझ गए। हाँ, तो देखिए मॉडरेट्स, समझ गए, मॉडरेट्स का जो तरीका है और एक्सट्रीमिस्ट का तरीका है, दोनों के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। इसका देखा जाए तो जो बेस है तो वेल्दी क्लास लोग सब, वेल्दी क्लास लोग सब है, बट इसका बेस देखा जाए तो मिडिल क्लास भाई लोग सब है, मिडिल क्लास भाई लोग सब है। इसका तरीका देखा जाए तो क्या है, ये प्रोविडेंशियल, प्रोविडेंशियल मिशन में बिलीव करते हैं, यानी कि अंग्रेज लोग यहाँ पे आए हैं भारत को भला करने के लिए, बट ये स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करते हैं। इनका जो इंस्पिरेशन होगा वो आर्य समाज होगा, इनका जो इंस्पिरेशन होगा वो थियोसॉफिकल सोसाइटी होगा। और ये प्रोविडेंशियल मिशन में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, इनको लगता था कि जो अंग्रेज आया है ये शोषण करने के लिए ही पहुंचा है। तो दोनों के विचारधारा में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तिलक जी, बिल्कुल तिलक जी, तिलक जी 2 बार जेल जा चुके हैं, ठीक है। एक चापेकर बदर, चापेकर बदर ने WC रांद को जब असासिनेट किया तो उस समय भी 18 मंथ के लिए, 18 मंथ के लिए गए थे ये। बाद में भी 1908 में भी है 6 साल के लिए, 6 ईयर्स के लिए कहाँ जाते हैं, मंडलाया जेल में जाते हैं, जो म्यांमार का जो जेल है वहाँ पे चले जाते हैं 6 ईयर्स के लिए। जब जेल से निकलेंगे ये तो होम रूल लीग का तैयारी करेंगे। और इसी कैंपेन के टाइम में का बहुत ही फेमस जो स्लोगन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसको पाके ही रहेंगे। तो ये बहुत ही पॉपुलराइज हुआ था होम रूल लीग कैंपेन के टाइम में, समझ गए। यस, आई हैव कवर्ड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और आने वाले समय में हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल देखेंगे, स्वदेशी मूवमेंट देखेंगे एंड सो ऑन। तो इफ देयर इज एनी फीडबैक तो फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।